जो भी टैक्स लगते हैं उसकी स्थिति क्या है हमारे देश के ऊपर, गरीब के ऊपर वो टैक्स कैसे पास ऑन होता है, कितना टैक्स सरकार ले जाती है और वो किस तरीके से हमारे जेब में से, हमारे फैमिली में से गुजरते हैं, इसके बारे में कुछ बात करना है। तो जो कुछ टैक्स है वो अलग अलग किस्म के टैक्स सरकार ने डाल दिए हमारे ऊपर। वैसे तो टैक्स का मतलब तो था धनवानों के ऊपर टैक्स डालना, उसमें से जो पैसा सरकार के पास आ जाए उसमें से गरीब के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाना। मूल हेतु तो यह था ना, पर्पस तो टैक्स का मूल हेतु यह था कि धनवान लोगों के ऊपर टैक्स डालो, वो पैसा इकट्ठा करो और वो गरीब के लिए खर्च करो, ताकि समाज में जो असमानता है वो असमानता मिट जाए। उस हेतु से टैक्स क्रिएट किया गया था। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो टैक्स कितने हैं पहले तो मैं यादी दे देता हूं। एक इनकम टैक्स है, धनवान के ऊपर का टैक्स, इनकम टैक्स, लेकिन और वो डायरेक्ट टैक्स है जो धनवान लोगों को सीधा ही सरकार को देना पड़ता है। ये सच्चे अर्थ में डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, कैसे मैं आपको बताऊं। मैं एक कारखाना चला रहा हूं, उसमें उत्पादन होता है, उसका मैं भाव जब निकालता हूं कि इस चीज मुझे इतने रुपये में बेचना है, तब मुझे इनकम टैक्स जितना भरना पड़ता है वो भी इसमें शामिल कर देता हूं कि मुझे इनकम टैक्स इतना भरना पड़ता है, तो वो भी वो प्राइस में शामिल कर देता हूं। अभी सचमुच मैंने क्या किया वही बताऊं। मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो एक्सपोर्ट के ऊपर अभी तक टैक्स नहीं था, अभी एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स आ गया। तो मैंने फॉरेन में जो मैं कीमत में ऑयल मिल के देता था उसमें थोड़ा बढ़ावा कर दिया कि अभी तो 4-5 लाख रुपया सरकार ले जाती है, वो 4-5 लाख रुपया उसमें से ही कमा लो ना। तो मैंने थोड़ा भाव बढ़ा दिया ऑयल मिल का, तो उसमें से वो निकल गया। इसलिए इनकम टैक्स मैंने नहीं भरा, लेकिन मेरे पास से जिसने मशीनरी मेरा खरीदा उसकी जेब में से गया। हाँ, तो यही काम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। कोई इनकम टैक्स भरता नहीं है, सब गरीब लोग ही भरते हैं। वो इनकम टैक्स उनके ऊपर पास ऑन हो जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, सरकार उसको डायरेक्ट टैक्स बोलती है। और उसके लिए एक सेंट्रल बोर्ड बनाए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसके एक चेयरमैन है और वो उसका संचालन करते हैं। और दूसरा एक ऐसा ही बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है, एक सबसे बड़ा टैक्स सेंट्रल एक्साइज, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शनेबल वांधाजनक टैक्स होता है तो वो सेंट्रल एक्साइज है। सबसे बड़ा गुलामी का टैक्स वो है, वो टैक्स उत्पादन के ऊपर है। जो भी चीज आप उत्पादन करते हैं उसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं। वो 16% से कम नहीं है आज, कम से कम 16%, ज्यादा से ज्यादा 32%, 32%, और किसी को 24%, इस तरह का टैक्स है। इसलिए किसी ने भी कुछ चीज का उत्पादन किया तो 16% तो बढ़ जाने वाला है, क्योंकि वो सरकार को टैक्स देना पड़ता है। उसका नाम सेंट्रल एक्साइज है, लेकिन वो उत्पादन टैक्स, एक आप उत्पादन कर समझ लीजिए, वो उत्पादन कर है। दूसरा है सर्विस टैक्स, वो भी सेंट्रल एक्साइज वाले ही लेते हैं। उसको संतोष नहीं हुआ, जितना आमदनी सेंट्रल एक्साइज से होती है वो भी उसको कम पड़ती है, तो उसने एक नया तरीका ढूंढा कि जिसको जो सर्विस उत्पादन नहीं होता है लेकिन सर्विस देते हैं। समझो कि गैरेज वाला है, उसने आपकी गाड़ी में कुछ बिगड़ गया तो आपकी गाड़ी को ठीक कर दिया, उसमें कुछ उत्पादन नहीं हुआ, लेकिन वो उसने सर्विस तो दिया ना, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स डाल दिया, तो वो कम से कम 8% है। हाँ, वो लेबर के ऊपर, सबके ऊपर जितनी भी सर्विस उसको दिखाई देती है कि ये जीरोक्स मशीन वाला सर्विस देता है जीरोक्स कर करके, तो उसके ऊपर डाल दो। ये ब्यूटी पार्लर है तो वो बहनों को कुछ सर्विस देती है ब्यूटी पार्लर वाला, तो उसके ऊपर डाल दिया। तो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है, ट्रांसपोर्ट वाले है, ट्रांसपोर्ट में कुछ उत्पादन नहीं है तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर टैक्स डाल दिया, सर्विस टैक्स। इस तरह से जितने भी रास्ते निकल गए, खुल गए, उसके ऊपर सर्विस टैक्स डाल दिया। अभी सेंट्रल एक्साइज पहले, जब सबसे पहले सेंट्रल एक्साइज डाल दी गई, तब गांधी जी का पुण्य प्रकोप प्रज्वलित हो उठा उसका हृदय, और वो सहन नहीं कर सके और जीवन मरण का सवाल उसने बना दिया, दांडी कूच किया
और वो कानून का भंग करने के लिए कि हम मर जाएंगे लेकिन ये कानून हम स्वीकार नहीं करेंगे, यही सेंट्रल एक्ट चाहिए, यही उत्पादन कर। तो नमक के ऊपर वो डाला गया था, 6 करोड़ रुपया आमदनी होने वाली थी उसमें से। आज उसी कानून के तहत सरकार को 40,000 करोड़ रुपया की आमदनी है। 40,000 करोड़, कहाँ 6 करोड़, कहाँ 40,000 करोड़। तो उसमें जितनी भी आमदनी है उसमें कम से कम 50 से 80% सिर्फ सेल टैक्स की आमदनी रही। कुछ भी सेल किया उसके ऊपर सेल टैक्स, अपने दस्तावेज सेल किया तो उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगता है। न जाने किस तरह से वो सेल टैक्स लेते हैं। तो खरीद कर भी है और बिक्री कर भी है, तो सेल टैक्स भी है, परचेज टैक्स भी है। और फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को टैक्स लगाते हैं। तो वो जो भी कंपनियां टैक्स भरती है वो जो उत्पादन करती है उसमें शामिल कर देते हैं। तो वो कंपनियों का टैक्स वो चीज वस्तु के ऊपर टैक्स बन गया। फिर रोड टैक्स है, जो भी व्हीकल चलते हैं, पैसेंजर टैक्स है, बसें चलती है, उसके ऊपर रोड टैक्स है, बहुत बड़ा रोड टैक्स है। उसमें कितना पैसा चला जाता है मैं सब दिखाने वाला हूं। फिर ऑक्ट्रे है, फिर टोल टैक्स है। हमारा राजकोट से कोई भी ट्रक या बस मुंबई जाती है तो 600 रुपया टोल टैक्स है। बीच बीच में वो लेने वाला आता है ना, टोल नाका आता है, वहां 50 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया वो। तो कहीं अहमदाबाद के पास आया, कहीं राजकोट के पास आया, कहीं बड़ौदा के नजदीक में कहीं आया, कहीं सूरत के पास आया, ऐसे 5, 6, 8, 10 जितने टोल टैक्स का आता है वेरियर, और उसमें सब जगह देते देते जाना पड़ता है ऑफिशियल। तो ये ऑफिशियल टैक्स 600 रुपया हो जाता है। एक बस या ट्रक राजकोट से मुंबई पहुंचती है तब तक में 600 रुपये का टोल टैक्स देना पड़ता है। ये नया आया। अभी राजकोट से 35-36 किलोमीटर दूर सरकार ने एक नया टोल टैक्स लेने का एक बूथ खोला है। उसमें 150 रुपया देना पड़ता है। वहां कोई भी गुजरेगा 150 रुपया देना पड़ता है। इतना भारी टैक्स, क्योंकि सब जगह तो 10 रुपया 20 रुपया चलता है, उसमें तत्काल बढ़ाना संभव नहीं है। लेकिन ये नया किया तो हमने यहाँ नया हाईवे किया है तो 150 रुपया डाल दिया है उसके ऊपर। तो लोग बहुत फरियाद करते हैं, लेकिन क्या करें, हाईवे ऊपर से गुजरना पड़ता है तो देना पड़ता है। तो ऐसे टैक्स है। फिर रॉयल्टी नाम का एक टैक्स है। कोई भी चीज का खुदाई किया जमीन में से, तो मिट्टी भी लिया आपने और आपने रेती यानी बालू वो लिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो मैंने अभी पता लगाया कि एक ट्रक रेती का हमारे यहाँ, रेती आप समझते हैं ना, सैंड, हाँ, तो एक ट्रक रेती राजकोट में किसी को चाहिए मकान बनाने के लिए तो कम से कम 1500 रुपया लगता है। तो 1500 रुपया किस तरह से लग जाता है, मैं उसको पूछ रहा था। उसने बोला 400 रुपया में रॉयल्टी देना पड़ता है सरकार को हर एक ट्रक के पीछे। तो नदी में से ये रेती तो भर लेने की चीज है, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी 400 रुपया एक ट्रक के पीछे सरकार रॉयल्टी लगाती है। इतना भारी टैक्स इसके ऊपर है। और कोई अच्छी चीज है, इससे बढ़िया चीज है तो उससे ज्यादा है। समझो कि लाइमस्टोन है या तो आयरन ओर है जिसमें से लोहा बनता है, ऐसी मिट्टी, यानी लोहे के कुछ पार्टिकल्स उसमें है, ऐसी मिट्टी, उसको आयरन ओर बोलते हैं। तो आयरन ओर में तो बहुत ज्यादा होगा और लाइमस्टोन में भी बहुत ज्यादा होगा, कितना मालूम नहीं। लेकिन सब चीज जो जमीन में से खुदाई करता है उसके ऊपर रॉयल्टी लगती है। और बिजली के ऊपर टैक्स है, बिजली बेचने के ऊपर टैक्स है, बिजली के उत्पादन ऊपर टैक्स है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो मैंने गुजरात में पता लगाया कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी, उसको आमदनी कितनी होती है गुजरात सरकार को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से। तो मैंने समझ में आया कि हर एक आदमी के ऊपर 400 रुपया हो जाता है। पॉपुलेशन 5 करोड़ की है गुजरात की, तो 5 करोड़ गुजरात 400 रुपया, 2000 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की इनकम गुजरात सरकार को है। 400 रुपया एक आदमी के ऊपर, 2000 करोड़ एक साल में, 2000 करोड़ रुपया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का इनकम है, आवक है उसको। तो इतने सब टैक्स है। अभी ये टैक्स हमारे ऊपर किस तरह से लगते हैं आप समझ लीजिए। आप डायरेक्टली यानी सीधा आप टैक्स दे ना रहे हैं,
कोई गरीब आदमी कुछ टैक्स नहीं देता। और गांव वाले के पास हम जाते हैं तो मैं राजू भाई को बोलता था कि राजू भाई इसमें तो एक आदमी के ऊपर 6,000 रुपये का कुल टैक्स है, तो एक आदमी के ऊपर 6,000 रुपया है, तो 4 आदमी का एक परिवार है तो 24,000 रुपया टैक्स उसके ऊपर है। तो 3,000 की पॉपुलेशन है, ऐसा कोई गांव है तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, एक आदमी के ऊपर 6,000 है तो 1,80,00,000 रुपया टैक्स हो गया। तो 1,80,00,000 रुपया हर साल ये 3,000 वाले गांव में से सरकार के पास चला जाता है। तो ये बात बताते तो सब लोग विरोध करते कि नहीं हम कोई टैक्स देते ही नहीं है। तो फिर मुझे सोचना पड़ा कि इसको किस तरह से समझाया जाए कि ये टैक्स आपके ऊपर ही आ जाते हैं। तो मैं सोचते सोचते मैंने एक किताब लिखने का सोचा, अभी वो लिखी नहीं है, लिखने वाला हूं। तो ये किताब के लिए मैंने जो दिमाग में कुछ सोचा है वो सब आपको बोल रहा हूं कि ये 1,80,00,000 रुपये उसके गांव में से किस तरह से चले जाते हैं, आते ही नहीं, आधे रास्ते से चले जाते हैं। तो कुछ मैं मिसाल देके आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से चले जाते हैं। हमारे यहाँ राजकोट से अहमदाबाद का 100 रुपये का बस का टिकट है। बस में हम जाते हैं राजकोट से अहमदाबाद तो 100 रुपये का बस का टिकट है। मैंने उसमें से ढूंढ निकाला कि कोई भी आदमी 100 रुपये का बस का टिकट खरीदता है, उसी मिनट 70 रुपये 70 रुपीज सरकार की तिजोरी में चला जाता है। कोई भी आदमी बस का टिकट खरीदे, रेलवे का टिकट खरीदे, ट्रांसपोर्ट में कुछ माल भेजे, ट्रांसपोर्ट में जितना भी आप खर्च करेंगे उसका 70% सरकार के पास चला जाता है टैक्स के जरिए। कैसे चला जाता है मैं आपको बात समझाता हूं। वैसी बात मैंने एक बोल दी आगे कि आप सीमेंट की एक थैली खरीदेंगे 100 रुपये की या 110 रुपये की, उसमें से कम 70 रुपये यानी 70 रुपीज सरकार की तिजोरी में चला जाता है। तो दूसरी मिसाल देता हूं, समझो कि आपने 10 लाख रुपये का मकान बनाया, तो 10 लाख रुपये का मकान बनाया तो उसमें 10 लाख रुपया आपने खर्च किया, उसको पैसा किसको दिया, माल खरीदा, सीमेंट खरीदा, लोहा खरीदा, रेती खरीदी और चूना खरीदा, चीज वस्तु लादी यानी उसके ऊपर का छत खरीदा, जो कुछ आपने किया और वो बनाने वाले को मजदूरी का जो पैसा दिया, कुल मिला के आपने 10 लाख रुपये का खर्च किया। तो 10 लाख रुपये में से कम 5 लाख रुपया सरकार के जेब में चला जाता है, कुछ भी किए बिना। आपने कोई टैक्स देना जरूरी नहीं है, आपने मकान बनाया इसलिए टैक्स नहीं देना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स लगेगा वो अलग बात है, लेकिन मकान जो बनाया उसमें से जो चीज वस्तु खरीदा उसमें से ही 5 लाख चला गया सरकार के पास। अभी किसान को एक एग्जांपल देता हूं। समझो कि कोई किसान ने गन्ना का खेती किया है और वो शुगर फैक्ट्री में बेच दिया, तो सरकार 1 एकड़ के गन्ना में से सरकार 30,000 रुपया कमा लेती है। 1 एकड़ का शुगर केन, उसमें से सरकार की जेब में 30,000 रुपया चले जाते हैं। मैं 20,000 रुपया मानता था कि 20,000 रुपया चले जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का एक किसान मेरी ऑयल मिल लेने आया और उसके साथ कुछ बात करने लगा तो वो गन्ना पकाने वाला निकला। तो उसने बोला मैं आपको साबित कर दूं 40,000 रुपया जाता है। 20,000 कहीं से आप बोलते हैं, वो तो बहुत पुराना फिगर है, अभी तो 40,000 रुपया सरकार के पास चला जाता है। तो वो उसकी 40,000 की बात मैं नहीं बोल सकता हूं, मुझे डर लगता है कि शायद वो फिगर कुछ कम इतना न हो, तो इसलिए मैं 30,000 बोलता हूं कि 30,000 तो जाता ही होगा। अभी कैसे जाता है ये बात बताऊं। समझो कि बस का टिकट हमने खरीदा 100 रुपये का, तो अभी मैं बस वाला के पास गया कि भाई आप ये 100 रुपये का क्या करते हैं, 100 रुपये में से आपको मुनाफा कितना है और खर्च कितना है। तो वो खर्च का हिसाब गिनाएगा हमको कि भाई इतना डीजल में चला गया। अभी मैं आपको फिक्स परसेंटेज नहीं दूंगा, वो किताब में आ जाएगा। जो मैं किताब लिखूंगा उसमें आंकड़े पक्के आएंगे, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा आंकड़े आएंगे। उसने बोला कि देखिए भाई, मुझे सरकार को पैसेंजर टैक्स एवरी डे 10,000 रुपया एक बस का देना पड़ता है, इतना देना पड़ता है, वो सब आंकड़े बोल रहा था, मैं भूल गया हूं। लेकिन उसने बताया कि 15 रुपया एक पैसेंजर के ऊपर पैसेंजर टैक्स लग जाता है।
तो 100 में से 15 तो सीधा पैसेंजर टैक्स के रूप में चला गया। बाकी का क्या हुआ? उसने बोला देखिए इतना का डीजल खरीदा, इतने रुपये का डीजल, फिर टायर बहुत घिस जाते हैं, तो टायर का इतना खर्चा आता है, एक टायर 15,000 रुपये में आता है, 10,000 में आता है, ऐसा कुछ बोल रहा है, और इतना किलोमीटर चलता है, बाकी इतना किलोमीटर के बाद मुझे नया टायर खरीदना पड़ता है, तो वो टायर का खर्चा, फिर बस जो 22 लाख रुपये की बस है उसका ब्याज देना पड़ता है, मैंने तो लोन लिया है, उसका ब्याज देना पड़ता है, फिर उसका डेप्रिसिएशन, क्योंकि बस तो खत्म हो जाएगी कुछ 3, 4, 5 साल में, एवरीडे 2000 किलोमीटर चल जाती है, तो कुछ साल में उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ 5 लाख किलोमीटर होती है, उसके बाद बेच देना पड़ता है, तो वो 5 लाख किलोमीटर के ऊपर 1 किलोमीटर के ऊपर वो डेप्रिसिएशन गिनता है, तो वो डेप्रिसिएशन 22 लाख रुपये का 5 लाख किलोमीटर में से निकाल देना है, तो कुछ 1 किलोमीटर के ऊपर 4 रुपया डेप्रिसिएशन आ गया, और उतना ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो उसने गिनवाया कि 10% इंटरेस्ट, और फिर वो ड्राइवर को पगार देना पड़ता है, ड्राइवर रखने पड़ते हैं तो उसको पगार देना पड़ता है, और बाकी बचा वो मेरा प्रॉफिट। तो मैंने बोला आपका प्रॉफिट कितना है? तो उसने बोला मेरे पास तो 10% बचता है, बाकी तो सब खर्चा में चला जाता है। मैंने बोला ठीक है, तो हमने 100 रुपये की टिकट का हिसाब लगाया कि 100 रुपये में से कितना कितना गया, तो डीजल गया, तो डीजल के ऊपर कितना टैक्स है, वो भी हमारे जेब में से गया ना, तो डीजल तो कंडला बंदर पर आता है तो 6 रुपये का आता है, और देते हैं 22 रुपये में बाजार में से। वो जब डीजल पंप के ऊपर से पेट्रोल पंप पर वो डीजल भरवाता है तो कुछ 22 रुपया जितना रेट है, और उतरता है तब 6 रुपये का, तो 6 रुपये में से 22 रुपये कैसे हो गए? जैसे भी हो गए वो टैक्स के कारण हो गए, दूसरा कोई कारण नहीं। मैंने पेट्रोल पंप चलाए आज से 30 साल के पहले, 30-32 साल पहले सरकार का 2 पेट्रोल पंप मैं चला रहा था, मैं जब सरकार में था तब डीजल का भाव 75 पैसा था और पेट्रोल का भाव 1 रुपया 25 पैसा था। मुझे याद भी है कि हम 1 रुपया 25 पैसे में पेट्रोल बेचते थे और 75 पैसे में डीजल बेचते थे किसी को भी। तो अभी इतना 22 रुपया और 34 रुपया कहां से हो गया? वो सब टैक्स मिला के ही हो गया है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरी कुछ कोई ऐसा अनजान कोई उन लोगों ने भाव बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भाव कुछ डॉलर में, 1 बैरल का डॉलर में जितना आ रहा था उससे ज्यादा से ज्यादा दुगना हो गया होगा, उसमें कुछ नहीं है। तो 2 रुपये, 1.25 रुपया का 2.5 रुपया हो गया तब समझ सकता हूं, लेकिन 34 रुपया कैसे हो गया? वो सब टैक्स की मिलावट से ही हो जाता है। तब जैसे जैसे एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तो डीजल में जितना भी टैक्स है वो हमारी जेब में से गया। उसने डीजल खरीदा बस वाले ने, लेकिन बस का टिकट हमने खरीदा है, तो आखिर तो हमारे पर गिर गया ना, आ गया हमारे पर, हमारे सिर पर आ गया। अच्छा, तो जितना आ गया होगा मैं आंकड़े अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो किताब में आपको सब कैलकुलेशन मिलेंगे जो मैं लिखूंगा उसमें, कि वो 100 रुपये में से सचमुच 70 रुपये टैक्स के जरिए चला जाता है। फिर उसने क्या बोला कि डीजल का पैसा, फिर टायर का पैसा। तो टायर में क्या है? टायर कहां बनता है? एक बड़ी फैक्ट्री में, केरला में फैक्ट्री है अपोलो टायर्स की, वहां से टायर बनता है। तो अभी वो सोचो, वो बोलता है कि एक टायर 10,000 रुपये में आता है, तो अभी उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज कितनी है? तो 32%, तो 32%, तो 3,000 तो टायर का सरकार के सेंट्रल एक्साइज में चला गया। फिर टायर बनता है किस में से? तो टायर में बिजली चाहिए, रबर चाहिए और कुछ केमिकल्स चाहिए, तो वो केमिकल्स के ऊपर भी टैक्स है, वो भी 16% से कम तो है ही नहीं कहीं भी। तो वो सब टैक्स मिला दिया जाए तो टायर की कॉस्ट आधी हो जाएगी, और या टैक्स सब निकाल दिया जाए तो टायर की कॉस्ट आधी हो जाएगी। लेकिन ये टैक्स तो सब ऊपर के टैक्स जो हम उत्पादन में जो लगते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो समझो कि कोई केमिकल है वो उसमें लगता है या रबर लगता है, तो रबर की कॉस्ट उतनी क्यों थी? उसमें तो कई जगह से ट्रांसपोर्ट मिलाया गया है, और हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट में 70% टैक्स सरकार के पास जाता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट आया होगा। डीजल में कंडला बंदर पर लाने में भी ट्रांसपोर्ट आया है, वहां से पेट्रोल पंप पर पहुंचने में भी ट्रांसपोर्ट आया है, तो वो सब में 70% टैक्स है, 70%, वो सब निकाल दिया जाए
तो ये जितना टैक्स है उसमें मिला दिया जाए तो कितना पैसा हो जाएगा, आप सोच लीजिए। तो ये सब टैक्स मिलाना है। तो फिर उसने क्या बोला, तो ये टायर का कॉस्ट मेरे ख्याल से 1000 रुपया हो जाएगा, 10,000 में से 9,000 रुपया टैक्स के लिए उसमें चढ़ गए हैं। अभी दूसरा क्या बोला उसने बोला कि भाई इसका डेप्रिसिएशन मुझे गिनना पड़ता है, ताकि मैं ये बस खत्म हो जाएगी तो नया बस जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा मैं नई बस खरीद लूंगा। तो 22 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है। तो भाई 22 लाख रुपया क्यों है, अभी उसका एनालिसिस करो। तो 22 लाख रुपये में सेंट्रल एक्साइज कितनी है, उस वक्त तो 35% थी, और अभी भी 30% तो सेंट्रल एक्साइज है। अभी बस कैसे बनती है उसका थोड़ा एनालिसिस करो। तो बस 3000 पुर्जों से बनती है, अलग अलग 3000 पुर्जे बस में लगते हैं तो बस बन जाती है। अभी उसका एनालिसिस अगर करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में से अलग अलग पुर्जे अलग अलग बन के एक जगह इकट्ठे होते हैं। समझो पूना की टेल्को कंपनी में बस बनती है तो उसके 95% हिस्से टेल्को कंपनी बाजार से खरीदती है, वो खुद नहीं बनाती है। रेडिएटर खुद नहीं बनाती, रेडिएटर बड़ौदा से आता है। बड़ौदा में रेडिएटर बनाने की बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां से वो रेडिएटर आता है। फिर उसमें जो स्टार्टर मोटर चाहिए इलेक्ट्रिक वो गाड़ी चालू करने के लिए, वो सब मद्रास से आता है, क्योंकि वो मद्रास में बनता है। ऐसी कुछ चीज कलकत्ता से आती है, कुछ मुंबई से आती है, कुछ राजकोट में से जाती है। इंजन के सब पुर्जे राजकोट में से जाते हैं, अलग अलग लोग बनाते। तो उनके ट्रांसपोर्ट का क्या, सब जगह से ट्रांसपोर्ट होता है ना। और हमने समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट में ही 70% टैक्स है, तो उसमें जितना भी ट्रांसपोर्ट उसने खर्च किया टेल्को कंपनी ने, उसमें 70% सरकार में चला जाता है। वो तो हमारा उत्पादन खर्च में वो मिला देते हैं कि ये उत्पादन खर्च में ट्रांसपोर्ट का इतना खर्च, बस दूसरा कुछ है ही नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्ट बहुत है। अभी आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि रेडिएटर बड़ौदा से खरीदते हैं, लेकिन वो रेडिएटर वालों को पूछो कि आप रेडिएटर किस तरह से बनाते हैं, तो रेडिएटर में कॉपर की ट्यूब लगती है। वो कॉपर की ट्यूब दिल्ली से आती है, उसका प्लांट दिल्ली में है, और तो कॉपर की ट्यूब दिल्ली से खरीदते हैं, तो उसको भी ट्रांसपोर्ट लगाना। तो वो रेडिएटर की कॉस्ट सिर्फ नहीं है, रेडिएटर के कॉस्ट में भी ट्रांसपोर्ट मिला हुआ है 70%, क्योंकि कॉपर की ट्यूब वहां से आती है, और उसमें जो उसका पतरा चाहिए ऊपर नीचे का उसका वो सब भिलाई से आता है या और कहीं से आता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट, उसका प्रोडक्शन खर्च, सब जगह से आप अगर मिलाते जाइए और निकालते जाइए तो उसका जो कुछ खर्च बस का जो है 22 लाख रुपया, वो 3 लाख रुपया आ जाएगा। तो उसने 3 लाख के ऊपर अगर वो गिना होता डेप्रिसिएशन तो 30,000 होता 10% के हिसाब से। हाँ, और 22 लाख का डेप्रिसिएशन 2,20,000 आता, तो 30,000 के बजाय 2,20,000 हो गया, तो लगभग 10 गुना हो गया। तो वो 10 गुना वो टैक्स के जरिए हो गया है, वो टैक्स ही है, दूसरा कुछ है नहीं। उसी तरह ब्याज, वो बोलता है कि मुझे ब्याज भरना पड़ता है, तो ब्याज का वही बात है, वही का वही। तो ब्याज में से ये एस्केलेटेड प्राइस है, उसीलिए तो ब्याज ज्यादा है। हाँ, फिर आखिरी बात रही, पगार देना पड़ता है ड्राइवरों को। अच्छा, वो भी मिलाओ, वो भी हम समझ लें कि उनको पगार कितना देते हैं। वो बोलता है कि 4,000 रुपया एक ड्राइवर को पगार देता हूं। तो फिर हम सोचते हैं कि भाई 4,000 में से वो खर्च क्या करता है। ड्राइवर के पास 4,000 रुपया आया, वो बोलता है गेहूं लेना पड़ता है। अच्छा भाई, गेहूं में जाओ कि गेहूं में क्या होता है। तो मैंने गेहूं वालों को पूछा, किसान को, कि भाई आप गेहूं उत्पादन करते हो तो उसमें क्या तकलीफ है, क्या क्या खर्च होता है। तो उसने बोला, देखो फर्टिलाइजर इतने रुपये का जाता है, और सरकार को पानी के लिए इतना, इरिगेशन के लिए इतना पैसा भरना पड़ता है, वो उतना है, वो उतना है। ऐसा मिला के उसने मुझे 200 रुपया एक मन का कीमत कैसे होती है वो मुझसे समझा दिया। उसमें 40 रुपया उसने फर्टिलाइजर का लगाया कि कम से कम अगर फर्टिलाइजर डालेंगे तो 40 रुपये का तो होगा ही। तो अभी जीएसएफसी फर्टिलाइजर कंपनी है सबसे बड़ी, उसका एनालिसिस करो, वो 40 रुपया का फर्टिलाइजर की रियल कॉस्ट क्या है। तो रियल कॉस्ट 2 रुपया है, फर्टिलाइजर की रियल कॉस्ट 2 रुपया है। आपको मालूम है, एमोनिया
एमोनियम सल्फेट कैसे बनता है? एमोनियम सल्फेट का रॉ मटेरियल दो है, एक हवा और दूसरा पानी, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। बाकी एक थोड़ा सा सल्फर है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब हवा और पानी में से बनता है। उसका रॉ मटेरियल से गिनेंगे तो आपको ताजुब भी होगी कि इसमें कोई खर्चा ही नहीं है और पैसा कितना वो चढ़ा देती है। सरकार ने उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज डाला है, तो सरकार के पास वो सेंट्रल एक्साइज गया और जितने भी खर्चे ऐसे तैसे होते हैं वो सब उनको भी तनख्वाह दिया सरकार लोगों को, तो उन लोगों ने भी गेहूं खरीदा, वो गेहूं के ऊपर भी टैक्स है। इस तरह से अगर मिला लिया जाए तो बहुत सा टैक्स है। तो गेहूं के ऊपर टैक्स है। फिर उसने बोला कि मुझे बच्चे दो पढ़ते हैं, उसको स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, स्कूल वालों को इतनी फी देता हूं, तो वो स्कूल वालों का आप एनालिसिस करो कि वो क्या कर रहे हैं वो फी की। तो वह जहां जहां भी खर्च करते हैं सब जगह टैक्स मिला हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि वो एक रिक्शा में मुझे भेजना पड़ता है, तो रिक्शा वालों को महीने का 100 रुपया देना पड़ता है, बच्चों को ले जाने का और वापस छोड़ जाने का स्कूल से। तो वो उसमें तो 70 पैसा हमने समझ लिया कि 100 रुपये में से 70 रुपीज तो सरकार के हाथ में चला जाने वाला है, क्योंकि उसमें पेट्रोल लगता है और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, वो सब किस्म के टैक्स। फिर बोलता है कि मुझे गैस का एक सिलेंडर हर 2 महीने को चाहिए, उसका 300 रुपया लगता है। तो फिर गैस सिलेंडर में कितना टैक्स है वो मिला लो। उसमें ट्रांसपोर्ट बहुत आ जाता है, क्योंकि गैस का सिलेंडर उसके गांव में नहीं बनता है, तो वो मिला लो। तो 4000 रुपया उसको जो तनख्वाह मिलती है उसमें से जो खर्च करता है उसमें से भी 2000 रुपया सरकार के पास चला जाता है कम से कम। मैं ज्यादा जाता है, लेकिन मैं कम करके बोलता हूं। लेकिन इसका एक सीधा हिसाब मैं आपको लगा दूं कि आज से 30-40 साल पहले उसका तनख्वाह 400 रुपया ही था, आज 4000 रुपया हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गई इसलिए उसको 4000 देना पड़ता है ना। पहले तो वो 400 रुपये में मिलता था। वैसे ही मैं राजकोट से अहमदाबाद जब जाता था तो 7 रुपया टिकट था बस का, राजकोट से अहमदाबाद का 7 रुपया था, आज 100 रुपया हो गया, 14 गुना। तो 14 गुना क्यों हो गया? सब टैक्स की वजह से हो गया, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि टैक्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं, गुणात्मक परिणाम से वो बढ़ते जाते हैं सब जगह पर। मैं अभी मशीन बनाता हूं ऑयल मिल का, तो उसमें कास्टिंग आता है, तो फाउंड्री में हम कास्टिंग करवाते हैं। तो फाउंड्री में जब कास्टिंग करवाते हैं तो कास्टिंग वाला सेल टैक्स उसके ऊपर लगाता है। वो सेल टैक्स सरकार ने ऐसा है कि नोटिफाइड आइटम से वो सेल टैक्स वापस नहीं मिलता। कुछ चीजों का सेल टैक्स, जैसे बॉल बेरिंग में खरीदता हूं तो वो बॉल बेरिंग का टैक्स मुझे वापस मिल सकता है। तो उसने बॉल बेरिंग वाला ने 4% टैक्स दिया और मुझे 4% पूरी मशीनरी के ऊपर सरकार को देना पड़ता है। मैं 1 लाख रुपया की मशीनरी सरकार को कोई ग्राहक को बेचता हूं तो उसमें 8800 रुपया टैक्स लगता है मुझे, जो सरकार को देने का है। उसमें से बॉल बेरिंग के ऊपर 10 रुपया 25 रुपया टैक्स मैंने दिया, तो मैं 25 रुपया काट के 8800 में से 8775 रुपया सरकार को दे देता हूं और बॉल बेरिंग का टैक्स वापस ले लेता हूं। लेकिन मुझे मुख्यतया जो कुछ टैक्स लगता है उसमें सरकार वो कास्टिंग के ऊपर लगता है, क्योंकि उसमें 90% 80% कास्टिंग ही है, तो उसके ऊपर मुझे रिफंड नहीं मिल सकता। वो सरकार ने नोटिफाइड आइटम में डाल दिया, यानी वो कास्टिंग वाले ने मुझे कास्टिंग बेचा, उसके ऊपर तो सरकार का टैक्स चढ़ गया, जो मैंने भर दिया वो मुझे वापस नहीं मिलता, और वो उसमें से जो मैंने मशीनरी बनाई उसके ऊपर फिर 8.8% टैक्स लगता है। तो सचमुच में टैक्स कितना हो गया? उसमें फाउंड्री वाले ने मेरे पास से 4% लिया, वो 4 + 8.8 यानी 13% मेरा टैक्स हो गया। उस तरह से बहुत सी चीजें है। लोहे में 16% टैक्स मिलके ही तो आया था, वो फिर फाउंड्री में वो आया, उसने 16% टैक्स तो दे ही दिया था, वो उसको वापस नहीं मिल सकता फाउंड्री वालों को। तो 16 + ये 13 29% टैक्स हो गया मेरे मशीन के ऊपर। फिर उसके आगे जाइए, उसने 16% टैक्स तो खुद उसने लोहा यानी जो क्या बोलते हैं कास्ट आयरन बनाने के लिए, तो वो जब बेचा राजकोट के व्यापारी को या तो फाउंड्री वालों को, उसके ऊपर 16%, लेकिन उसके हाँ जी वो नहीं मिलता, वो रिफंड नहीं मिलता है कहीं भी, नहीं मॉडरेट नहीं मिलता है। अब वही तो मैं सुनाता हूं कि
जो कास्टिंग वाला जो भी टैक्स मेरे ऊपर लगाता है वो नोटिफाइड आइटम है। नोटिफाइड आइटम रिफंड में नहीं आती, वोडवेट में नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। सेल टैक्स वालों को आप पूछ लीजिए, हाँ, तो वो नहीं मिलता है। तो वहां उसने 16% वो टैक्स चार्ज किया, वो भी नहीं मिलता है। किस तरह नहीं मिलता है आपको बताऊं, क्योंकि वो अकेला आदमी, वो बड़ी कंपनी जो है भिलाई जैसी, उसके पास से वो अकेला आदमी नहीं लेता है, वो अलग अलग आदमी को वो नहीं देते हैं। वो तो उसको तो एक एक ट्रक चाहिए, उसका सौदा है। उसके स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, गुजरात स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, उसके जरिए वो सब आता है और वहां एक एक ट्रक वो तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो उसमें आपको 2 टन चाहिए तो वो 2 टन देगा, लेकिन वो तो 2000 टन से कम का सौदा ही नहीं करेगा। तो उसके ऊपर लग जाता है और फिर छोटे छोटे लोगों को पास चला जाता है, वो कुछ रिफंड नहीं ले सकते। हाँ जी, कर सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं होता है। कभी कभी कुछ कुछ होता है। हाँ। अभी ये मॉडरेट का सिस्टम है ना, मॉडरेट का सिस्टम में कुछ कुछ मिलता है, लेकिन बहुत मिलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे लोगों को लिए वो नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्साइज भरते ही नहीं है। वो 30 लाख रुपये यानी 1 करोड़ रुपये के अंदर वो आते हैं, उसको तो 1 करोड़ रुपये के ऊपर जब प्रोडक्शन आएगा तब वो उसको चार्ज करना शुरू करेंगे, तो उसमें तो नहीं मिलता है। तो ये सब राजकोट की जितनी फाउंड्रियां है वो 1 करोड़ के नीचे उत्पादन करने वाले हैं, इसलिए उसको तो मिलने वाला नहीं है, तो उसको चिंता भी नहीं करते हैं। एक्साइज मैंने बोला नहीं है ना, मुझे वो सेल टैक्स लगाते हैं, मेरे ऊपर वो सेल टैक्स लगाते हैं, तो मैंने वो 4% सेल टैक्स ही गिना। मैं 8.8% लेता हूं, तो मैंने उसको 8 + 5 या 9 समझ लीजिए, 9 और 4 13 गिना, 13 और वो 20% वो उसने सरकार ने उसके ऊपर डाला सेंट्रल एक्साइज, जो उसको रिफंड नहीं मिल रहा है, तो वो 20 + 13 33 हो गया। और फिर वो हिडन टैक्स है, जो लोहा उसको वो बेचता है उसमें बहुत से हिडन टैक्स है, वो हिडन टैक्स आप सब गिनेंगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वो 70% हो जाता है। तो मेरी जो छोटी ऑयल मिल आज 1.5 लाख रुपया में हो सकती है, वही ऑयल मिल पहले मैं 25,000 में बेचता ही था। आज से 20 साल पहले मैं 25,000 में वही ऑयल मिल देता था, तभी भी टैक्स तो था ही, लेकिन मामूली टैक्स था, कुछ 3-4% टैक्स था, बाकी कुछ टैक्स था नहीं। तो वो 25,000 का 1.5 लाख कैसे हो गया? टैक्स सरकार बढ़ाती जाती है, उसी वजह से हो गया, दूसरा कुछ कारण नहीं है। लोहा उस वक्त 5 रुपये किलो मिलता था और आज मैंने कल ही परसों 29 रुपये किलोग्राम लिया, 29 रुपये किलोग्राम, पहले 5 रुपये में मिलता था। तो भाव कहां से बढ़ गया? वो टैक्स बढ़ते जाते हैं, दूसरा कुछ कारण नहीं है। टैक्स बढ़ गया तो महंगाई बढ़ी तो लोग ज्यादा तनख्वाह भी ज्यादा मांगेंगे, सरकार के कर्मचारी भी ज्यादा तनख्वाह मांगेंगे। महंगाई बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ाया, तो इसको ज्यादा पैसा देना पड़ता है तनख्वाह का, तो सरकार को ज्यादा टैक्स चाहिए, तो और ज्यादा टैक्स डालेंगे। इसलिए ये सब विशेष सर्कल है, ये विशेष सर्कल चालू हो गया। तो उसी तरह अभी मैं आपको बात समझ में शायद आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक बस के टिकट में 70 रुपया टैक्स, 70 रुपीज टैक्स 100 रुपये में से कैसे चला जाता है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं वो सीमेंट का थोड़े बता दूं कि सीमेंट का 100 रुपये में से 70 रुपया कैसे चला जाता है। तो सीमेंट का रॉ मटेरियल मैंने बताया कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन तो बाजू में से खुदाई कर दिया और खुदाई करने में जितनी मजदूरी लोगों को दी उतना ही मजदूरी है। समझो कि एक आदमी ने 1 टन खुदाई किया 8 घंटे में, तो उसको 50 रुपया मजदूरी दी, तो लाइमस्टोन की रियल कॉस्ट 50 रुपया है। हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन वो भी सच्ची बात नहीं है। उसको 50 रुपया मजदूरी क्यों देनी पड़ी? क्योंकि बहुत से टैक्स मिले हुए हैं उसके घर चलाने में, इसलिए हमको 50 रुपया। पहले तो हम 3 रुपया देते थे, तो 3 रुपये में चल जाता था। अभी 50 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि महंगाई उनको हैरान करती है। वो महंगाई टैक्स के कारण है, तो वो जो खर्च करेगा उसमें टैक्स मिला हुआ है, इसलिए 50 रुपया देना पड़ता है। तो वो भी तो सच्ची कीमत नहीं थी, फिर भी 50 रुपया मान के चलिए। तो वहां से सरकार रॉयल्टी लगाती है, वो टैक्स बढ़ा। फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होके सीमेंट प्लांट पर वो आता है, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ा। फिर वो लाइमस्टोन उधर आया, तो फिर वो मशीनरी में
वगैरह गया, उसी तरह कोयला आया, उसी तरह मिट्टी आई, उसी तरह सब प्रोसेस के सब रॉ मटेरियल आ गए। फिर वो प्रोसेस हुआ और बिजली लगी तो बिजली का टैक्स अंदर चढ़ गया। फिर ये मशीनरी का मैंने आपको समझा दिया कि उसमें डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट किस तरह से काम करते हैं। 1 करोड़ रुपया की मशीनरी होती है, छोटा सीमेंट प्लांट 50 टन की, तो उसमें 1 करोड़ का पहले अगर टैक्स नहीं निकाल दिया जाए सब, तो वो हार्डली 10 लाख रुपया में हो जाने वाला था। अभी वो 1 करोड़ का हो गया, उसी वजह से 10 गुना हो गया, तो हमारा टैक्स 10 गुना हो गया डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह का। फिर वो सीमेंट उसने बना की बाजार में गई तो फिर ट्रांसपोर्ट लगा, कहीं शहर में गई ट्रांसपोर्ट लगा, तो फिर मजदूरों को जो कुछ मैंने समझा दिया कि जो पेमेंट किया, तो मैं एक छोटे से सीमेंट प्लांट में गया था और उसको पूछा था कि भाई आपके यहाँ मजदूरी कितनी लगती है, तो उसने बोला कि साल भर के कुछ 80 आदमी रखे हैं और एक आदमी का 4000 मासिक लगा लीजिए, उतनी मजदूरी, उतना मुझे तनख्वाह देना पड़ता है। तो मैंने गिना तो काफी बड़ी रकम थी वो भी, हाँ 38.5 लाख। तो 38.5 लाख रुपये में टैक्स कितना मिला हुआ है हम अभी निकाल सकते हैं, उसके रहन सहन के सब खर्च के सब साधन गिन के। और फिर वो उसने डायरेक्ट टैक्स कितना भरा, उसके लिए डायरेक्ट टैक्स, हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स, तो सेल टैक्स तो 12% सेल टैक्स है गुजरात में सीमेंट के ऊपर। और सेंट्रल एक्साइज, तो सेंट्रल एक्साइज कुछ 1 टन के ऊपर कुछ 400 रुपया है 1 टन के ऊपर, तो उतना मिला दिया। तो सब अगर ये सब निकाल दिया जाए तो डायरेक्ट टैक्स उतना जो फैक्ट्री वाला भरता है वो निकाल दिया जाए तो 35 रुपया निकल जाते हैं, सिर्फ वो 2 ही टैक्स का, सेंट्रल एक्साइज और सेल टैक्स। ऊपर का जो 2 टैक्स निकाल दिया जाए तो भी 35 रुपया निकल जाते हैं। लेकिन वो उत्पादन में जो कुछ माल का इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऊपर जितने भी टैक्स लगे हुए वो भी सब निकाल दिए जाए तो 70 रुपीज निकल जाता है। तो 70 रुपीज यानी